नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉमरेड ए.के. राय साहब के बारे में। अगर हम राजनीति की बात करें, भारतीय राजनीति की बात करें, तो कॉमरेड ए.के. राय का नाम शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो नहीं सुना होगा। अगर उसकी थोड़ी भी रुचि होगी राजनीति में, थोड़ी भी रुचि होगी सामाजिक वैसे सरोकार में, तो राय साहब निश्चित तौर पे उसके ज़हन में रचे बसे हुए होंगे। राय साहब अपने सादगी और विचारों के कारण राजनीति के संत माने जाते हैं। राय साहब अगर कोयलांचल की बात करें, तो कोयलांचल में आज भी लोग इस बात को मानते हैं कि राय साहब ने जो लकीर खींच दी है वो शायद ही कोई पार कर पाएगा। क्या नहीं, इनका जो शब्द थे इनके, जो इनका हर वक्त ये लोगों को कहते थे या फिर जब मिलते थे, शायद यही कहते हुए इन्होंने इस दुनिया से विदा लिया होगा। इन्होंने अपना टैग लाइन बनाया था, इनका जगह जगह इनके किताबों में और बाकी जगह था, और ये कहते भी थे कि फिर मिलेंगे साथी संघर्ष के तूफानों में। और सच में हम सब के बीच में, हम सब के जीवन के उन सभी संघर्षों के बीच में एक अमिट योद्धा के रूप में इन्होंने अपनी याद, अपनी पहचान हम सब के बीच में छोड़कर रखा है, जिसके बल पर हम कभी भी अपने आप को अकेला और कभी भी हम कमज़ोर नहीं महसूस कर सकते हैं अगर हमने राय साहब को करीब से जाना। तो आइए आप भी प्रभात खबर के इस विशेष एपिसोड में राय साहब के उन साथियों से, उनके साथ काम करने वाले लोगों से, उन स्थानों से रूबरू हों। आप सबको नमस्कार। झारखंड में ए.के. राय साहब को सब कोई जानता है। मजदूर आंदोलन के अगुआ और खास करके त्याग के प्रतिमूर्ति। आज हम राय साहब के उस स्थान पर आप सभी को लेकर आ रहे हैं जहां से उन्होंने अपने आंदोलन और संघ शुरुआत की। राय साहब के बारे में जानने वाले, उनके बारे में सुनने वाले हमेशा इस बात को कहते हैं कि राय साहब ने वो कर दिखाया जो शायद कभी किसी ने सपने में भी सोचा होगा। लेकिन ये हुआ कैसे? कॉमरेड ए.के. राय, आखिर कॉमरेड ए.के. राय बने कैसे? हम आज उस स्थान पर आए हैं, उस कमरे में आए हैं जहां पर उन्होंने अपने संघर्ष की सिंदरी से निकलकर, सिंदरी उनका बेस था, उन्होंने वहाँ नौकरी की और फिर उसके बाद उन्होंने इस बात को माना कि अगर मजदूरों के लिए किसी को सोचना है, मजदूरों पर काम करना है, तो मजदूरों के बीच जाना होगा। इसलिए सिंदरी में उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत की। लेकिन वो आकर फिर धनबाद में, चूँकि उस स्थान पर रहना जरूरी था जहाँ से प्रशासन शासन चलता हो, इसलिए धनबाद में उन्होंने रहने के लिए जगह एक अपने लिए चुनी। वो उस जगह पर आज हम आप सबको लेकर आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये स्थान है पुराना बाजार का। यहाँ टेम्पल रोड में हम उस कार्यालय में आपको लेकर आ रहे हैं जहाँ पर ए.के. राय साहब बैठते थे। यहाँ पर लोगों की समस्याओं, उनकी बातों को सुनते थे और उनके लिए वो काम करते थे, या कुछ भी उनको लगता हो कि मजदूरों के लिए होना चाहिए उस पर, और नीतिगत बातें तय करते थे। आप सब इस बात को आज भी जब सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इस कमरे को एक बार हमारे साथी आपको दिखाएं। उनका ये चेयर है जिस पर वो बैठते थे। आज भी वो कुर्सी है, उनके साथियों ने उसे सुरक्षित रखा है। और ये टेबल, हालांकि टेबल को कुछ अलग स्वरूप दिया गया है, लेकिन इस कमरे की जो सबसे बड़ी खासियत थी कि वो हमेशा मानते थे कि आम आवाम जब सुविधा विहीन रहकर, आम आवाम जब साधारण तरीके से रहकर और वो काम करके वो देश के लिए और समाज के लिए कुछ करता है, तो उनके नेता को भी, उनके अगुआ को भी
उसी रूप में रहना चाहिए। और उन्होंने कामरेड A.K. राय साहब ने वो अपने जीवन पर्यंत न बिजली का इस्तेमाल किया अपने इस कमरे में, यहाँ पर कोई बल्ब नहीं है, न पंखे का इस्तेमाल किया। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके इस स्मृति को संभाल कर उनके साथियों ने, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों ने सुरक्षित करके रखा। उनकी कुर्सी यहाँ लगी हुई है और आज इस कमरे में भले एक बल्ब जलता है ताकि रोशन हो, लेकिन आज भी इस कमरे में कोई फैन नहीं है। यहाँ पर बैठ कर के राय साहब देश, समाज, मजदूर और सबकी बात करते थे। इस कुर्सी पर बैठ कर के उन्होंने असंख्य ऐसे काम किए जो आज भी उनको जानने वाले याद करते हैं, या उनको पढ़ने वाले उसको पढ़ के रोमांचित होते हैं कि क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने इस तरीके से बिना कोई शस्त्र उठाए, बिना कोई आर्थिक आधार के, और उसने इस तरीके का कारनामा कर दिखाया। उनकी किताबें यहाँ अभी भी भरी पड़ी हैं, जिसमें सब माइनिंग लॉ से लेकर के सारी चीज़ें, वो खुद भी एक इंजीनियर थे और ये सारी किताबें अभी भी उनकी स्मृति में यहाँ पड़ी हुई हैं। हम इस कार्यालय में हैं, बाद में आपको दिखाएंगे उस कमरे को भी जहाँ पर वो ज़मीन पर ही सोते थे, और वो कमरा भी आज तक इनके साथियों ने सुरक्षित करके रखा है। तो आइए उनके साथ सबसे ज़्यादा समय तक शुरुआती दिनों से उनके साथ रहने वाले रामलाल जी से हम बात करेंगे। रामलाल जी वैसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज़्यादा समय तक राय साहब के साथ रहे, उनके विचारों को जाना, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। हम रामलाल जी से जानना चाहेंगे कि रामलाल जी, राय साहब के बारे में कुछ वैसी बातें आप निश्चित तौर पर बताइए जो लोग नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं ये आपको कहीं पर लिखित नहीं मिलेगा, लेकिन राय साहब जब जेल में होते थे, धनबाद जेल में एक 4 नंबर वार्ड हुआ करता था, उसमें जितने हमारे लड़ाकू लोग थे हमेशा भरा रहता था। कभी मधुबन का मजदूर जा रहे हैं, कभी अमलाबाद से मजदूर आ रहे हैं, पूरा भरा रहता था। उसी में हम लोग भी रहते थे, राय साहब भी रहते थे। उनको अलग सेल मिला था, फिर भी वो ज़्यादातर हम ही लोग के साथ, और 4 नंबर वार्ड उसका नाम था और पॉलिटिकल वार्ड बोला जाता था। राय साहब हम लोगों को बताया थे कि देखो, हम लोगों का हमारा इच्छा कभी भी नहीं था राजनीति में आने के लिए, लेकिन एक घटना हमको राजनीति में ले आया। वो है कि यहाँ पर सिंदरी में भी पूरे धनबाद का लीडर सत्यनारायण सिंह थे CPIM से। तो वहाँ पर बहुत मजदूरों का समस्या था, कैजुअल मजदूर थे, ठेकेदारी मजदूर थे, लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा था। इसको लेकर के आपका 66 में एक हड़ताल का नोटिस हुआ। हड़ताल जैसे कल सोमवार से होगा, आज रविवार को मीटिंग है। सत्यनारायण सिंह पटना से पहुंच नहीं पाए, लेकिन राय साहब के बारे में लोग जानता था कि ये मार्क्सवादी विचार रखते हैं, गांव में पढ़ाते हैं, मजदूरों का सहानुभूति रखते हैं, तो चला जाए उनके पास। और वहाँ लीडर थे, सबसे बड़े लीडर जो लाल झंडा के थे वो थे सत्यनारायण सिंह, ये रामलायक सिंह। सत्यनारायण सिंह तो आए ही नहीं, तो रामलायक सिंह लोगों को लेकर राय साहब के पास पहुँचे कि कल हड़ताल होगा और आज आए नहीं, 6 बज रहा शाम, क्या करें हम लोग। तो राय साहब बिगड़ गए कि हम क्या करेंगे, नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं। बोला नहीं, आप चल के कुछ संबोधन कीजिए, नहीं तो हम लोग का सब कराया सब खत्म हो जाएगा। तो बोले नहीं, हम किसी भी कीमत पर नहीं आएंगे, हमको नौकरी करना है। लेकिन लोग नहीं माना, उनको समझा बुझा करके थोड़ा डांट डपट के भी जबरदस्ती ले जाके स्टेज पर खड़ा कर दिया। और तालियों के गड़गड़ाहट में A.K. राय उस समय हिंदी नहीं जानते थे, आधा बंगला आधा हिंदी में भाषण दिए, और दूसरा दिन हड़ताल हो गया। हड़ताल लंबा चला, और यहाँ के लिए वो सब नया चीज़ था उस समय, उस पीरियड में। वहाँ आपका पार्लियामेंट में करीब 60 MP थे वामपंथियों का। जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे, उनको पकड़ के लोग वहीं पर फैसला करा दिया
और यहाँ पर जय जयकार मजदूरों का होने लगा। और सुबह में जिस दिन भाषण दिए दूसरा दिन उनके डेरा में डिसमिसल लेटर पहुंच गया। तब से ये कह रहा लीडर बन गए, मजदूरों का मसीहा बन गया। यही घटना है। यही वो कमरा है जहां राय साहब आराम करते थे। थोड़ी तब्दीली अब हो गई है कि फर्श पक्का बन गया है, एक फैन भी लगा हुआ है। जब राय साहब यहाँ रहा करते थे तो ये मिट्टी का हुआ करता था, नीचे फर्श इसका मिट्टी का था और फैन नहीं था। इस रोशनदान से या जो भी कहें, वेंटिलेटर कहें, तब का ये जो स्वरूप था उससे उसी से बाहर की हवा आती थी और वो यहाँ आराम करते थे। आज ये पार्टी कार्यालय का नाम पर ये कमरा आज भी है और यहाँ अभी भी संगठन से जुड़े हुए जो साथी आते हैं वहाँ यहाँ आकर कुछ देर विश्राम करते हैं, फिर अपने लिए वो आगे जाते हैं, अपना कोई अपना निजी काम करते हैं। हम रामलाल जी से यहाँ जानना चाहेंगे कि रामलाल जी कुछ वैसी घटनाएं, वैसे चीज, वो विचार आप प्रभात खबर से लोगों से साझा करें जो राय साहब हमेशा आपसे करते थे, या ऐसी कोई बातें होती थी तो? नहीं, राय साहब कोई हम लोग पर्सनल बात नहीं करते थे। हमेशा सांगठनिक और पार्टी के सवालों पर, मजदूरों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर बात होते रहती थी। और हम लोग यहाँ बैठ करके पढ़ाई लिखाई भी करते थे और जानकारी भी रखते थे और प्लान करते थे कि कहाँ पर किस प्रकार का आंदोलन खड़ा किया जाए। ये हमेशा राय साहब का सोच होता था। हम लोगों से वो बात करके शेयर करते थे, पूछते थे यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुआ तो क्या किया जाए। इस पर हम लोग कभी सामूहिक डिसीजन लेते थे। राय साहब कभी कोई भी चीज़ थोपे नहीं कि वहाँ पर ऐसा करना है वैसा करना है, वो कभी पर नहीं। इसलिए ये अच्छा भी लगता था। और राय साहब सामूहिक डिसीजन बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बिल्कुल, सामूहिकता में ही उनका हमेशा बल था। और वो हमेशा शिक्षा भी रहता था कि जब भी चलो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लोगों से डिस्कस करो, लोगों से सीखो, लोगों को बोलो ये प्रॉब्लम हुआ, लोग अपने विचार रखेंगे। माने जनता से सीखो क्या करना है। बिल्कुल, हमेशा जनता के लिए उन्होंने सोचा भी, काम भी किया। और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद एक आदर्श स्थापित करते थे और उसके बाद उस पर लोगों को कहते थे कि आप भी करिए। ये एक अच्छे लीडरशिप का उदाहरण था और इसी के लिए राय साहब याद भी किए जाते हैं। कुछ वैसे संदर्भ जब वो कभी किसी बिंदु पर आकर उनको लगा हो कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा हो गया। एक चीज वो हमेशा हम लोगों को याद दिलाते थे कि किसी के साथ मारपीट नहीं होना चाहिए, छेड़ो मत किसी को। अगर तुमको कोई छेड़ता है संगठनिक रूप से, इंडिविजुअल नहीं, अगर कोई छेड़ता है संगठनिक रूप से तो उसका विरोध करो, छोड़ो मत उसको। लेकिन ऐसे उसको हमारे तरफ से कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए, चाहे हम जितना ताकतवर हो। ये उनका हमेशा शिक्षा होता था। कोई वैसा समय रहा हो, कोई वैसी बात आपके जहन में आई हो या आपने सुना हो या बातचीत में निकली हो जब उन्होंने कहा हो कि नहीं, ये चीज हो जाता तो अच्छा होता? नहीं, ये इस प्रकार का कभी कोई सवाल नहीं है। अच्छा खराब का इतने आंदोलन में हम लोग व्यस्त रहते थे और उसके बाद तो उनको बीमारी काफ़ी परेशान किया, उसमें हम लोग इलाज में लगे थे। लेकिन इंडिविजुअल रूप से कभी वो हम लोग को सलाह नहीं दिए कि ये चीज़ अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा। हमेशा वो सामूहिक डिसीजन लेते थे। और खास करके खुशी कब होते थे जब आदिवासी, हरिजन, सबसे नीचे तबके के लोगों को मदद पहुंचा पाते थे। अगर डिसमिसल हो गया तो उसको ज्वाइन करा सके, उस पर केस हो गया झूठा तो उसको जेल से छुड़ा सके, उसमें वो बहुत खुश होते थे कि हमने आज कुछ किया, बेहतर काम किया, बेहतर काम किया। बने हुए हैं मजदूर नेता। अरे उसको छोड़िए, तो 90 के बाद से एक देश में हवा चला। पहले वामपंथी पार्टी में लोग आते थे, अगर बड़े घर का आदमी है तो डिक्लास होता था। जैसे राय साहब माने बड़े घर का तो नहीं थे, मध्यम वर्ग के थे, लेकिन अपने आकर के
यहाँ पर अपने को डिक्लास किया। और जहाँ पर जाते थे वो कुलियरी में, तो रात हो गया तो वहीं रह जाते थे मजदूरों के साथ, वहीं खाना खाए। गांव में जाते थे तो वहीं रह जाते थे, अपने को पूर्ण रूप से वर्किंग क्लास के जैसा डिक्लास कर लिए। अभी डिक्लास से जो लोग आ रहा है 90 के बाद से, वो विक्लास होने का कोशिश कर रहा, जबकि ये प्रॉब्लम उसका वो विफल होगा, बहुत दूर नहीं जा सकता। ये प्रयास तो जारी है, ये पूंजीवादी सिस्टम का देन है। यानी ये आप मानते हैं कि राय साहब के विचारों पर चलकर ही समाज का, मजदूरों का और व्यवस्था का भला होगा। एकदम वही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है बचा हुआ। धन्यवाद रामलाल जी। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्सियत जो रायदा के साथ काफ़ी दिनों तक रहे। उनके साथ उन्होंने राजनीति की। सिंदरी के पूर्व विधायक आनंद महतो साहब, हम उनसे बात करते हैं रायदा के बारे में, क्या क्या वो उनके बारे में जानते हैं, क्या उनकी विशेषताएं थी। आइए हम बात करते हैं। प्रभात खबर में आपका स्वागत है दादा। क्या कहेंगे रायदा के बारे में? देखिए, के राय का जन्म 15 जून, और 15 जून को हम लोग ए.के. राय का मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं। मतलब है कि उनका जो विचार, उसको जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विचार था कि दलित वर्ग, दलित राष्ट्रीयता का जब तक मुक्ति नहीं होगा, तब तक समाज शोषण से मुक्त नहीं हो सकता है। आज वर्ग के दृष्टिकोण से लेते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से लेते हैं, तो काफ़ी समाज में आर्थिक असंतुलन है। जो श्रम कर रहा है उसका आर्थिक स्थिति नाजुक है। जो श्रम नहीं कर रहा है, बैठे बैठे केवल अपना मुंह लड़ाता है, दिमाग लड़ा रहा है, उनका स्थिति अच्छी है, कोई आराम से है। और जो वर्ण विभेद भी यहाँ है, तो वर्ण में भी जो निम्न वर्ण के, दलित वर्ण के जो लोग हैं, वे लोग श्रम करते हैं, सेवा करते हैं, उत्पादन करते हैं, निर्माण करते हैं, लेकिन उनका भी स्थिति समाज में नगण्य है। समाज में उनका कोई स्थान नहीं है, बल्कि उन्हें अछूत कहा जाता है, नीच कहा जाता है। ठीक कुछ ऐसा क्षेत्र है जो कि नगण्य माना जाता है, जिसको हम दलित राष्ट्रीयता के नाम से जानते हैं। मार्क्स ने भी दलित राष्ट्रीयता का बात का चर्चा किया था। तो जैसे झारखंड है, विदर्भ है, भ्रष्टाचार है, और आपका दलित राष्ट्रीयता का भी है। तो इसलिए ए.के. राय का जो सोच विचार, ए.के. राय का जो कहने, ये तीनों चीज पर केंद्रित था। दलित वर्ण, दलित वर्ग, दलित राष्ट्रीयता का उद्धार का। अच्छा, एक समय ऐसा आया था जब सीपीआईएम से रायदा को निकाल दिया गया था, क्या वजह थी? और फिर मार्क्सिस्ट का जन्म हुआ था, क्या वजह थी? वो कारण यही था कि ये तीनों शोषण के बारे में वे बोलते थे, लड़ते थे, लिखते थे। उसमें उन्होंने अर्ध उपनिवेशवाद का सवाल को उठाया था, जो कि सीपीएम पार्टी ने उपनिवेशवाद को नहीं मानता है कि हाँ उपनिवेशवाद नहीं है भारत में, लेकिन इन्होंने कहा था कि अर्ध उपनिवेशवाद, आंतरिक उपनिवेशवाद यहाँ है। इस सवाल पर उनको ही किया गया। फिर क्या हुआ था? सीपीएम से निकल के क्या किया था रायदा ने? फिर पार्टी सीपीएम से निकल करके उनका जो अपना सोच था, जो जिस सोच के बारे में हमने कहा, उनका जो विचार था, जो विचार के बारे में कहा, वो सोच विचार को लेकर के वे लड़ते रहे और तमाम दलित लोगों को संगठित करते रहे। यहाँ तक कि दलित राष्ट्रीयता का लड़ाई आंदोलन, जो झारखंड आंदोलन, उस आंदोलन में भी वे शरीकदारी हुए। और उन्होंने ये झारखंड आंदोलन, जो काफ़ी लंबा समय तक एक जाति का आंदोलन रहा, लेकिन ए.के. राय के चलते ये जन आंदोलन में तब्दील हो गया, और तब जाकर के ये झारखंड सही दिशा, झारखंड आंदोलन सही दिशा में आगे बढ़ा।
और झारखंड अलग राज्य बना। अच्छा, माफिया अभी भी है, उस समय भी थे, तो क्या रायदा पे कभी ऐसा हमला हुआ है? माफिया के खिलाफ वो लगातार आवाज उठाते रहे मजदूर के समर्थन में, तो कभी ऐसा कुछ घटना आपको याद हो जो रायदा पे कभी ऐसा कोई हमला हुआ हो या ऐसा कुछ? माफिया का तो ये गढ़ था, धनबाद माफिया का गढ़ था। या ये भी कह सकते हैं कि धनबाद सृजन स्थल है माफिया का। तो इसलिए जब हम अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध जब आवाज़ उठाएंगे तो माफिया सामने आएगा। जब उनसे हम लड़ाई लड़ते हैं तो मुखिया से हमको माफिया से लड़ना पड़ेगा ही। तो इसलिए एक राय का इस तरह की घटना बहुत सारे हुआ। लोधना में हुआ, आपका पुटकी बलियारी में हुआ, कच्ची बलियारी में हुआ और मधुबन में हुआ। बहुत सारे सब जगह में ऐसे ही है। माफिया के साथ साथ माफिया जो पहरेदारी करता था बड़े लोगों का, मुंदासी मालिक का, कोलियरी मालिक का, उन लोग से भी इनकी लड़ाई थी। तो ये लड़ाई वे बराबर उनको तेज करते ही गया और लड़ते ही रहा। आपके साथ कुछ यादें ऐसी जो आपको अभी भी उनकी कुछ या बातें याद आती है? देखिए, मैं उनके साथ लगभग 58 साल रहा। एक राय का राजनीतिक जन्म से लेकर के एक राय का शारीरिक मौत तक मैं उनके साथ रहा। तो इससे लंबा समय में उनका जो काम करने का पद्धति, उनका विचार का, सोचने का जो शैली, ये सारा चीज़ को मैंने देखा और उसको मैं भी प्रयास किया उनकी बातों को आम जनता के बीच ले जाने का, आम जनता को संगठित करने का। इस तरह का प्रयास मैं भी एक साझेदारी के तहत मैंने कोशिश किया है। तो देखा आपने, हमने अभी बात की पूर्व विधायक आनंद महतो जी से, जिन्होंने कभी काफी लंबे सालों तक ए.के. रायदा के साथ उन्होंने काम किया है। उनकी राय आपने सुनी। नमस्कार। मौजूद हैं झरिया के पाथरडी नुनुडी इलाके में, जहां कॉमरेड ए.के. राय ने अपनी टीम ली थी। मौजूद हैं झरिया के पाथरडी नुनुडी इलाके में, जहां कॉमरेड ए.के. राय ने अपनी टीम ली थी। आज हम करेंगे गोराई साहब से, जिन्होंने एक साहब की अंतिम सांस तक सेवा की थी। हम लोग को सुना है कि ए.के. राय साहब अंतिम समय में कैसे थे, क्या आप लोगों से कहते थे, और क्या उनकी कुछ ऐसी इच्छाएं थी जो अधूरी रह गई थी, जो बोला करते थे कि ये तुम लोग पूरा करना या हम पूरा नहीं कर पाए? उनका जो सोच था, उनका जो विचार था, वो विचार सामूहिक विचार था और समाज के लिए करने के लिए हम लोग को बड़ा प्रेरित करता था। बोला अपना स्वार्थ करके दूसरे के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए तुम लोग को काम करना है और खोना है। जो नेता खोता है उस जगह के जनता पाता है, और जो नेता अपने बनाने के फेरा में रहता है वो घाटा में रहता है। ये उनका बात रहता। दूसरी बात है कि वो जीवन में कभी निराशजनक चेहरा बराबर मुस्कुराते थे, क्योंकि जिसको अपना स्वार्थ नहीं रहता वो कोई चीज नहीं रहता है। वो देखिए क्या खुशी का जिंदगी, वो भी एक प्रेरणा है लोगों के लिए। अभी जो डायबिटीज व नाना पर बीमारी में चिंता कर कर हो जा रहा है, वो उनसे प्रेरणा लेना जरूरी, मैंने प्रेरणा वाली बात है। दूसरी बात है समय का बड़ी पाबंदी था, जवान का पाबंदी था, और कोई भी आंदोलन आज तक उन्होंने हारा नहीं। जो आंदोलन उठा किया वो सक्सेस किया। दूसरी बात है कि वो अगर बीमार इतना थे, वो किसी को बुलाते नहीं थे। लोग देखते हैं ना, हम लोग बूढ़ा बुजुर्ग ये वो करके हम लोग कोहराते हैं, बुलाते हैं, तुम आता नहीं रे, हमको देखता नहीं है, इस तरह बोलता था। लेकिन वो किसी को बोलता उठ जाते थे। रात को अगर उनको टॉयलेट लगा व पेशाब लगा, पैखाना लगा, तो वो उठ जाते थे। अब उस समय हम लोग को 3-3 घंटा ड्यूटी करता था कार्तिक मंडल आज़ाद, मोहम्मद आज़ाद और ये क्या नाम है, बिहारी प्रसाद।
ये लोग 3-3 घंटा जगा रहते, जैसे ही उठ, लेकिन बुलाते नहीं थे किसी को। चल उठ गया लगा खाना का, अगर खाने का ललिता बोलती थी बाबू खा लीजिए, देखता था 1 बजा कि नहीं, अगर 1 बजा तो ठीक है खाएगा, नहीं तो थोड़ा रुको अल्प पोर खाओ हमें, ऐसे करके वो उनका ये था। दूसरी बात में हम लोग को जहाँ तक क्या नाम है बोलने की मतलब सीखने की बात था उनसे, वो तो बताया कि निराशजनक जिंदगी में कुछ नहीं है, जो खोता है वही समाज को कुछ देता है, ये चीज़ हम लोग पूरा देखें। दूसरी बात है कि पंखा, हम लोग जब धनबाद ऑफिस में थे वो जो पूरे अच्छे थे, उस समय भी वहाँ पंखा नहीं किया, और यहाँ भी हम लोग पंखा अगर ज़रा सा चला देते थे, हम लोग उनको जैसे नहीं कर पाए, चला देते थे तो तुरंत हम लोग पर बमक जाते थे, पूरा बिना पंखा को रहते थे। उसका बाद उनका घाव इसे अब शुगर में हुआ था, कुछ नहीं, एकदम मैंने जरा वहाँ नहीं करते थे। और दूसरी बात है कि क्या नाम है, यहाँ से जब बीमार हुआ, हम ठीक है कहाँ ले जा रहा तू लोग, वो इस तरह का बात बोलते थे। और जाने के बाद सेंट्रल हॉस्पिटल में अगर इलाज हुआ, ठीक हुआ, तो बिल उसको दिखाते थे, तब वो आता था वहाँ से, बोलता बिल दिखाओ हम लोग को, बोल नहीं पता नहीं, बोलता बिल दिखाओ, तो बिलवा देख ले, उसका बाद वो वहाँ से चलता था, नहीं तो बोलता नहीं वो बिल कराओ। और जिन्हें अंतिम किया उस दिन भी मुस्कुरा के गया, और हम लोग तो जब उनका अंतिम समय हुआ, जब नहीं रहा, उस समय भी मुस्कुराते मुस्कुराते ही अपना दम को तोड़ा। ये एकदम हम लोग सब थे, ललिता, आजाद, बिहारी, अभी तो 10 मैंने MP MLA लोग 10 बॉडीगार्ड लेके घूमता है, उनको तो उस समय बोला जब बॉडीगार्ड लीजिए आप SP साहब, क्योंकि जान के खतरा है कितना, उसका क्या नाम है सुपारी लिया था, तो देखा सुपारी जो मारने आया था, देखा कि झाड़ू मार रहा, तो बोलता इसके लिए इतना रुपया हमको दे रहा, वो सुपारी को वापस कर दिया, मैंने जो उसको मिला था पैसा वो वापस कर दिया, बोल रहा इस लोग को हम नहीं हत्या करेंगे। तो उनका जीवन इस तरह सदाचार रहा, स्वार्थ का काम कभी नहीं किया। और हम लोग तो इतना देखे, अभी हम लोग को गाड़ी देने से हम लोग धनबाद में स्कॉर्पियो में नेता लोग ढोवाता आदमी को, हम लोग को जेल गाड़ा जब आग लगा था ना, फायर हुआ था, बंद कर दिया था, तब हम लोग जेल गाड़ा से जुलूस ले गया था कोयला भवन पैदल, और उन्होंने भी पैदल गया। हम लोग उनका देखे उस जीवन को बिना खर्चा का। अगर बड़े लोग से पूंजीपति से लड़ना है तो उनको कहना था बिना खर्चा का, मेहनत करके। मजदूर किसान मेहनत कर तब जीतेगा जब वो अपना मेहनत से उसको टकराएगा, पैसा से टकरा नहीं सकता बड़े लोगों से। तो बोलता था लोग बहुत खर्चा ऐसा वैसा भी हम लोग सुन रहे हैं ना, इसे तो कभी नहीं सुने थे। बोलता जाओ घर घर में चंदा करो, जो चंदा देगा वही तुमको वोट भी देगा, जाओ घर घर में जाओ। तो हम लोग 2-4 रुपये करके जाते थे। रात को देखते थे, ये राजू पाल है जो 13 साल राजा दूध पिलाया नहीं पिला। ये मंगल मुर्मू है, बीच बीच में आके जब कमी बेसी कुछ भी होता था सब उनको देखना, ये करना, ये करते थे। ललिता वो है जो माँ के जैसे वो राय साहब का सेवा किया, उनको खाना खिलाना, नहाना, धोवाना, तीनों टाइम खाना खिलाना उनका काम था। नमस्कार, अब हमारे साथ हैं राजकुमार रवानी जी। रवानी जी, आप बताइए AK राय साहब के बारे में कि आपके साथ पिता कब से आप उनके साथ थे, कोई ऐसी घटना जो लोगों को ना पता हो। ऐसी घटना तो किसी को सभी को पता ही है, और हम उनका सेवक थे। जहाँ बोलते रहे रात दिन
24 घंटा हम उनके साथ रहते थे। जहाँ बोलते रहे गाड़ी लेके मोटरसाइकिल इससे मांग के उससे मांग के अपना चले जाते रहे उनके साथ। एके राय साहब के बारे में कुछ ऐसी बात बताइए जिससे आज के लोगों को प्रेरणा मिले। वो खास करके आदिवासी के लिए वो जान देते थे कि दुखी ना हो, अब पीड़ित लोग के लिए भी वो आगे रहते थे। ये सोचते रहे अत्याचार ना हो, शोषण ना हो, उनके अंदर में। कब से आप उनके साथ थे? कितने सालों तक आपका साथ रहा उनके साथ? हम उनके साथ तो 70 ही के दशक से हैं, क्या कि हम तो यहाँ शुरू से ही हैं। मैंने 58 समझ लीजिए इसी जगह में रहें, इसी जगह में राशन दुकान था। फिर ये राशन दुकान हट गए, राय साहब आए, यहाँ कांग्रेस का ऑफिस कार्यालय। फिर हम कम्युनिस्ट का विरोध करते थे, लाल झंडा का, चेना का है, चेना का है, सब लोग कांग्रेस लोग हमको समझते। फिर हमको ज्ञान आया कि सेवक है और ये लुटेरा है। फिर इनके साथ हम जुड़ गए, इनके इतिहास समझने के लिए क्या है। तो इनको देखे कहीं भी किसी तरह का ना 1 रुपया लेना और ना किसी को सताना। ये जानते रहे कि गरीब जो भी रहते रहे उनके लिए ये आगे रहते रहे, आदिवासी के लिए खास कर। जैसा कि आपने जाना, एके राय साहब हमेशा गरीबों और आदिवासियों के लिए अपनी जान छिड़का करते थे। धन्यवाद। साथियों, अभी हम माले जिला कार्यालय में बैठे हैं, जो पहले यह मासस का केंद्रीय कार्यालय था। हमारे साथ माले के भी जिला कमेटी सदस्य श्री सुभाष चटर्जी जी, जो पहले मासस के उपाध्यक्ष थे, बैठे हुए हैं। सुभाष चटर्जी जी काफ़ी सक्रिय रहे हैं और पिछले 3 दशकों से भी अधिक समय से पार्टी में जुड़े रहे, हर कार्यक्रम में इनकी हिस्सेदारी रही। अब हम इनसे सीधे बात करते हैं। दादा, रायदा के बारे में आप क्या कहेंगे? कितने नज़दीकों से उनको जानते थे आप? कितने दिनों के साथ? एक्चुअली ये ऑफिस के बगल में ही हमारा डेरा भी था। बहुत शुरुआती दौर से हम देखते थे, आना जाना करते थे। 77 में एक नारा जिस समय था, एके राय जेल का ताला टूटेगा, एके राय छूटेगा, और उसमें पॉलिटिकली रूप से हमारा कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन एक बड़ा तबका यहाँ से जुलूस गया था, उसमें हम लोग भी शामिल हुए और चारों तरफ ये स्लोगन रहा था और ये बात प्रचारित था जे के राय ईमानदार आदमी थे और संघर्षशील आदमी है। और तब के बाद से, उसके बाद हम राजनीति से उतना दिलचस्पी नहीं रखे, लेकिन बाद में तकरीबन 90 की दौर, माने वो उनकी एमपी कालीन लास्ट चल रहा था, उस बीच में आना जाना था, हमारे कुछ साथी थे वाला जुड़ो, और मैं उनसे नज़दीक आके देखा। हमारे अंदर में एक ये था पहले भावना, जे एक राजनेता वही बन सकता है या राजनीति वही कर सकता है जिनके पास अपार धन दौलत हो, उनके पास सभी प्रकार का जुगाड़ हो, असक्षम व्यक्ति ही राजनीति कर सकता है। लेकिन कॉमरेड एके राय के नज़दीक आने के बाद, बहुत नज़दीकी रहने के बाद ये महसूस हुआ जे राजनीति में धन बल ही कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, त्याग और संघर्ष का भी एक बहुत बड़ा देन है, और वो मिसाल के तौर में कॉमरेड एके राय में। एक सवाल था कि झारखंड की सरकार आंदोलनकारियों को अभी सम्मान में बहुत कुछ कर रही है, कॉलेजों का नाम बदल रही है और भी कई चीज़ें। आपको लगता है कि रायदा को सम्मान मिला, इनको भी मिलना चाहिए? इनका पूरे धनबाद ही नहीं, पूरे देश में एक मिसाल हैं। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सांसद का पेंशन भी नहीं लिया, बहुत तरह की सुविधाएं कभी नहीं ली, और भी जिन्होंने ईमानदारी का जो मूल्य रखा, मुझे लगता है ऐसे गिने चुने लोग ही देश में हैं। तो क्या लगता है आपको, सरकार को इनके प्रति सम्मान के लिए क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए? देखिए, कॉमरेड एके राय या उनके साथ जो भी टीम रहा, वो कभी सम्मान के भूखे नहीं रहे। उनका एक सोच था, जब हम एक समाज को, चाहे मजदूर वर्ग हो या किसान वर्ग,
या आम जनता हो, उसको वो एक दार्शनिक रूप में दिशा देने का काम किया। और वो स्पष्ट भी किए, जो आज देखने को सही साबित भी हो रहा, उन्होंने लाल झंडा से प्रेरित करने का काम किया। इसलिए उनके सोच था कि इसका जब भी विशेषकर लाल झंडा का नेतृत्व उत्पादक वर्ग करे। इसलिए आज बहुत सारे जो बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा बने, चाहे हारू रजवार जी हो, टेकलाल महतो जी हो, या आपका शिवा महतो, जो एकदम नीचे तबके के लोग, हारू रजवार जिनको चंदन क्यारी से विधायक बनाए, वो आपका एक लोडर के रूप में काम करते थे। शिवा महतो जो आपका डुबरी से बने, वो एकदम बहुत नीचे तबके के लोग थे, जिनको उभार के आगे लाए। मैंने उनका जो सोच था, जो जब तक जमीनी स्तर के लोग जो सबसे वंचित उपस्थित थे, उसको यदि हम आगे नहीं लाए, उसके अंदर में यदि जागृति नहीं पैदा करें, तब तक समाज में बदलाव संभव नहीं। और काफी हद तक इस तरह का लोगों को काफी संख्या में, जो संभव नहीं है पूरा गिनाना, और एक बदलाव लोगों के अंदर में एक जागृति पैदा की है, जो तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम्हारा। अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं? लेकिन निश्चित रूप से एक तो हम लोग का दुख है, जो कॉमरेड ए.के. राय को जो सम्मान मिलना चाहिए, चाहे झारखंड आंदोलन हो, चाहे राष्ट्र मुक्ति की आंदोलन हो, चाहे मजदूर किसानों की आंदोलन, जो सम्मान राज्य सरकार द्वारा मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला। इसलिए हम लोग इस बार 15 जून में एक मेमोरेंडम भी दिए हैं कि कम से कम ए.के. राय के नाम पर कहीं पर चौक चौराहा पर उनका सरकार द्वारा ही हो। और विशेषकर वो केमिकल क्षेत्र, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र आए हैं, और सरकार द्वारा हमारा, जैसे हम लोग को विश्व सूत्र से पता चला, जो सरकार का यहाँ पर लॉ कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी या टेक्नोलॉजी का रिसर्च कोई इंस्टीट्यूट खोलने की प्लान है। अगर वो प्लान है तो हमारा विचार है जो वो सेंटर, रिसर्च सेंटर हो, इंस्टीट्यूट हो या लॉ हो, कम से कम ए.के. राय के नाम से इसको किया। धन्यवाद सुभाष दा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।